भाग्य का खेल। एक राजा था, वह बड़ा घमंडी और अपनी प्रशंसा सुनने का आदी था। उस चापलूसी दरबारी उसकी झूठी प्रशंसा करके बहुत से पुरस्कार प्राप्त किया करते थे। वह जब अपनी रानी को अपनी हिडिंग भरी बातें सुनाता तो रानी और उनकी बड़ी बेटी रूपाली उसके स्वभाव को समझकर उन बातों को सुनती और राज्य भर में प्रशंसा करती। किंतु राजा की छोटी बेटी रूपमती उनकी बातों पर कुछ न कुछ कह दिया करती। इस कारण राजा रूपमती से अधिक प्रेम नहीं करता था। उसने रानी से रूपमती को समझाने को कहा तो रूपमती ने साफ कह दिया कि मैं किसी की झूठी हाँ में हाँ नहीं मिला सकती। एक दिन राजा छोटी राजकुमारी रूपमती से बोला, देखो बेटी, हम तुम्हारे पिता हैं, राजा भी हैं, इसलिए तुम हमारी बातों को काटा करो। रूपमती बोली, पिताजी, ईश्वर ने हमें बुद्धि इसलिए दी है, क्या इसलिए कि किसी की गलत बातों को भी आंख बंद करके मान लिया जाए। आपने दरबार में अपनी प्रजा के राजा हैं, किंतु मेरे लिए तो आप पिता हैं। राजा ने यह सुना तो बोला, रूपमती, तुम बहुत बोलने लगी हो। क्या हमने तुम्हें इसलिए शिक्षा दिलाई थी? तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे राजा होने के कारण ही तुम्हें महलों का सुख प्राप्त होता है। रूपमती बोली, पिताजी, महलों के सुख मेरे भाग्य में हैं तो मिल रहे हैं। अब भाग्य मुझसे रूठ जाएगा या विपरीत हो जाएगा तो सुख के बजाय दुख भी मिलने लगेंगे। रूपमती राजा चीख कर बोला, ओ रानी जी, ओ रूपाली, तुम लोग इसे समझाओ। हम इसकी बुद्धि और भाग्य को गान को सहन नहीं कर पा रहे हैं। किसी और के बोलने से पूर्व ही रूपमती बोल पड़ी, पिताजी, अपने भाग्य से ही राज्य प्राप्त किया है। धरती पर प्रत्येक जीव अपनी भाग्य के अनुसार ही सुख दुख प्राप्त करता है। राजा ने उसकी बात को अनसुना करके कहा, अरे कोई बोलो कि इस मूर्ख लड़की को अभी किसी भयानक जंगल में छोड़कर आते हैं, उसके भाग्य में क्या है। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि रूपमती को एक रथ पर बैठाकर एक सारथी वन में ले जा रहा था। राजा के आदेश अनुसार एक भयानक घने जंगल में रथ जाकर खड़ा हुआ। रूपमती रथ से उतरकर चलने लगी तो रथवाहन की आंखों में आंसू आ गए। बोले, बेटी, राजा ने तो अपना हृदय पत्थर का कर लिया है। ऐसा करो, तुम मेरे घर चलकर रहने लगो। इस बात की मैं राजा को कानो कान खबर नहीं लगने दूंगा। रूपमती बोली, बाबा, आप वापस जाओ, मेरे भाग्य मेरे साथ है। सबके पिता ईश्वर हैं। बस आप मुझे अपनी तलवार और तीर कमान दे दो, मैं इस वन में अपनी राह खोज लूँगी। देखती हूँ कि भाग्य में और क्या क्या लिखा है। ज़्यादा आग्रह करने पर रथवाहन तीर कमान और तलवार देकर आंखों में आंसुओं का सैलाब लिए उसे अकेला छोड़कर वापस हो लिया। कुछ देर वहीं खड़े होकर रूपमती निडर होकर आगे बढ़ने लगी। रूपमती को वहाँ एक पगडंडी दिखी। उसके दिमाग में यह बात आ गई कि यह तो आदमियों के चलने के लिए होती है। जहाँ तक यह रास्ता पहुँचेगा मैं वहाँ तक चली जाऊँगी। हो सकता है कि मुझे कोई आश्रय अथवा सहारा मिल जाए। रूपमती अपने सामने की पतली
पगडंडी पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। अचानक एक पत्थर से उसे ठोकर लगी तो उसे लगा जैसे कोई कह रहा हो कि आगे मत जाओ। इतना सुनकर वह ठिठुरकर खड़ी हो गई। उसने स्वयं से ही प्रश्न किया, क्यों ना जाऊं? अब जिस रास्ते पर बढ़ गई हूँ तो बढ़ना ही पड़ेगा, लौटना नहीं है। वह आगे बढ़ी तो वह पगडंडी एक छोटी से टीले पर गोल आकार की झोंपड़ी नुमा मकान पर समाप्त हो। उसने दरवाजे से अंदर झांका। अंदर एक बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठी नजर आई। वह रूपमती को देखकर खड़ी होती हुई बोली, आओ बिटिया आओ, मुझे मालूम था तुम आओगी। इतना कहकर वह रहस्य में हंसी रूपमती आगे बढ़ती बढ़ती रुक गई। बुढ़िया बोली, डरो मत, यहाँ मेरे पास इस कुर्सी पर बैठो, तुम बहुत थकी हुई हो, पानी पिलाऊंगी। रूपमती बोली, नहीं ना, मैं थकी हूँ और ना ही मुझे प्यास लगी है, आप बैठिए। वह झोंपड़ी में इधर उधर देखते हुए बोली, यहाँ कौन कौन रहता है? बुढ़िया बोली, कोई नहीं, एक मेरा बेटा जो कुछ ऐसे ही दिमाग का है, अपने को राजकुमार बताता है, को बंद किया हुआ है, नहीं तो वह घर की चीजें उठाकर तोड़ फोड़ करता है। दूसरा लड़का खाने पीने का सामान लेने शहर गया हुआ है। यह सब बुढ़िया ने एक ही सांस में कह दिया। रूपमती ने उस कोठरी में देखा जिसमें एक नवयुवक जगह जगह फटी राजी सी पोशाक पहने हुए सीखे के पास खड़ा था और लगातार देखे जा रहा था। रूपमती को उसका इस प्रकार देखना अच्छा तो नहीं लगा, किंतु अपनी प्रकृति के अनुसार वह किसी प्रकार संशय में न पड़ कुर्सी पर बैठ गई। इधर उधर झोंपड़ी की सभी वस्तुओं पर दृष्टि डालकर बुढ़िया की ओर देखते हुए बोली, दादी आपने इस